वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किलफुल मिशन। आज फिर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। क्योंकि हम लोग ब्लॉग में देखते हैं ये दो लाइनें को तो खींची हुई होती है। आज उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उससे पहले गौतम बुद्ध का एक छोटा सा विचार आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसे एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी कहते थे कि दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं छूटती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पुराने लोगों का कहना है जो सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होती। गांधी जी भी कहा करते थे जो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से ये जो लाइन होती है, ग्लोब पे हम लोग जो लाइन देखते हैं, एक्चुअली में ये सही लाइन नहीं है। ये मनुष्य के द्वारा खींची गई है अनुमान लगाने के लिए। क्या धरती पे संभव है? इतनी बड़ी धरती है, क्या इस पे लाइन खींची जा सकती है? नहीं खींची जा सकती। ये सिर्फ अनुमान लगाने के लिए किस लिए खींची जाती है? ताकि जलवायु का पता चल सके, ताप का पता चल सके, टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है उसका पता चल सके। इसलिए ग्लोब पे लेटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स का प्रयोग किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है। खींची गई रेखा अक्षांश कहलाती है, यानी काल्पनिक रूप से खींची जाती है, उसे ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं देशांतर रेखा। पृथ्वी पे काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखा। लंबवत रेखा यानी नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे हम आप लोग को एक ग्लोब के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, एक ग्लोब बनाते हैं। जैसे ये एक ग्लोब हो गया, ध्यान से देखिए। ये ग्लोब हो गया। एक होता है, इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बोला जाता है। इसको बोला जाता है साउथ पोल। साउथ पोल, ईस्ट पोल। इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट पोल। और इसके बीचों बीच यानी ईस्ट पोल और वेस्ट पोल के बीच एक सीधी रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। लिख देते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में क्या होता है? जो शक्तिमान ही गंगाधर होता है और गंगाधर ही शक्तिमान होता है, यानी दोनों एक ही होता है। इसलिए हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं इस उदाहरण के माध्यम से।
क्योंकि भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक ही होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर बोला जाता है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा जान लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में। यानी कि सीधी लंबवत रेखा, यानी साउथ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल तक ये रेखा खींची जाती है, जिसे कहा जाता है देशांतर रेखा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देखिए लेटिट्यूड, यानी ये जो होता है समानांतर खींची गई रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लेटिट्यूड लाइन। ये जो लेटिट्यूड लाइन होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो होती है 181 होती है, यानी 181 लाइन। और प्रत्येक लाइन यानी 1 सेंटीमीटर जो अक्षांश रेखाएं होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर। यानी यहाँ 0 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ बीचों बीच जो है 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और 0 डिग्री से ऊपर हम जाते हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी 90 लाइन इधर ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध में। नॉर्थ पोल को हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और साउथ पोल को दक्षिणी गोलार्ध। और 90 लाइन जो होते हैं ये इधर होते हैं 90। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। और प्लस ये जो लाइन होती है अक्षांश रेखा लेटिट्यूड यानी इक्वेटर, अक्षांश रेखा के सीधे बीचों बीच ये भी अक्षांश रेखा ही होती है, लेकिन इसे इक्वेटर बोला जाता है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा प्लस 1 यानी 181। आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ये हम आप लोग को लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताए हैं। अब एक और हम जो है बनाएंगे, अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कर्क रेखा। ये बीचों बीच जो होती है भूमध्य रेखा, और यहाँ पे जो खींची हुई होती है कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है आर्कटिक रेखा। चलिए इसको भी दर्शा देते हैं। आर्कटिक रेखा, ये दोनों जान चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश।
जिसका नाम है मकर रेखा। चलिए मकर रेखा का भी एक लाइन खींच देते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा जान चुके हैं। अब दक्षिणी यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस लाइन को कहा जाता है अंटार्कटिक। चलिए एक और लाइन खींच देते हैं, अंटार्कटिक। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के अगर जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको अपने कॉपी में आप लोग उतारते जाइए। पृथ्वी के मध्य रेखा, जैसे कि हम बताए हैं कि बीचों बीच की, इसको थोड़ा दर्शा देते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ये जो बीचों बीच की रेखा है इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे जब आता है 180 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का होता है। जैसे हम अभी खड़े हैं सीधे, तो मैं 90 डिग्री पे खड़ा। भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होती है। जैसे कि मैंने बताया भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये सन हो गया, ये सन बना दिए, SUN सन। इसका जो प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, ये भूमध्य रेखा पे, यहाँ जो होता है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है। यानी 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन होता है। ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध यानी ये जो हिस्सा है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। यहाँ जो है सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून होता है। अब बढ़ते हैं, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है? वो होता है 22 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का बड़ा और छोटा होता है, उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पे भी बड़ा दिन और छोटा दिन होता है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा जो सन है, सौर परिवार का मुखिया जो है, ये अपना स्थान नहीं बदलता है। हम लोग कहते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ऐसा होता नहीं। होता क्या है, जो घूर्णन गति जब सूर्य करती है, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, तो इसी के कारण दिन रात में बदलाव आता है। कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाता है। एक होता है वार्षिक गति, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यानी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे मिला करके एक साल में सूर्य चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, फिर 6-6 घंटे इसमें बढ़ जाते हैं। 4 साल तक 6-6 घंटे बढ़ते हैं, उसके बाद लीप ईयर हो जाता है, जो कि एक दिन बन जाता है। 6 चौक 24, 366 दिन, जो कि लीप ईयर हमारा जो 2020 अभी चल रहा है, ये हमारा लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका जो है
हम ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक है जो भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, हम आप लोग को अभी तुरंत बता दें। प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी है। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, और 90 ऊपर होता है और 90 लाइन नीचे, और बीच में एक लाइन ये होता है। इस तीनों को मिलाकर के 181 लाइन खींची हुई होती है ग्लोब पे, आप लोग देख सकते हैं। देशांतर के मध्य 100, जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है उसके बीच की दूरी होती है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की भी बीच की दूरी होती है, उसकी जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने प्रयास किया समझने का। अब छोटा सा प्रयास करते हैं। जो देशांतर रेखाएं जो होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, इस प्रकार होती है। ये हो गया अक्षांश रेखा जो हम दर्शाए, अक्षांश। ये जो है हम दर्शा रहे हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा हम आप लोगों को समझा चुके हैं, इसकी बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अब जो है हम लोग कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, छोटा सा ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक जो है अच्छा लगता है सुनने में, थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन याद जल्दी हो जाए। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ये छोटा सा ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है उसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले मी से होता है मिजोरम, उसके बाद है त्र होता है त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। इसके बाद है प से होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से होता है राजस्थान। उसके बाद है ग से होता है गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मभूमि का है। आगे बात मध्य प्रदेश यानी म से होता है मध्य प्रदेश। उसके बाद है छ से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़।
झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। यानी कि भारत के इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आज हम लोग पढ़े भूगोल के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, दोस्तों को भेजें, रिश्तेदार को भेजें, यानी हर जगह आपका जो अपना लोग है उसके मोबाइल पे भेजें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह मेरा मनोबल बना रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।